अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। इस पूरे लेसन को हमने पहले कवर कर लिया है, इसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया है जिस जिस तरह लिखा हुआ है। लेकिन आज इस लेसन को कवर करने का क्या मकसद है कि इस लेसन में मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दूंगी पिजन का और पिजनाइजेशन का, ठीक है, करियोल का और करियोलाइजेशन का। उसके अलावा व्हाट इज़ डी करियोलाइजेशन, व्हाट इज़ पोस्ट करियोल कंटिनम, मीजोलेक्ट क्या होता है, एक्रोलेक्ट क्या होता है, बेसिलेक्ट क्या होता है। आपने ये सारा लेसन कवर कर लिया है, इसलिए आप लोगों को अगेन दोबारा दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आई थिंक आप लोगों के माइंड में होना ज़रूरी है, ताकि जब आप लोगों को इससे रेलेवेंट कुछ भी आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं या इसमें हमने क्या बताना है, ठीक है। पहले तो देखिए पिजन कहते हैं किसे हैं। आप लोगों ने पिछले लेसन में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि पिजन किसे कहते हैं। जब भी दो नॉन नेटिव स्पीकर्स के दरमियान एक इमीडिएट पर्पस के लिए कोई लैंग्वेज क्रिएट की जाए तो उसको पिजन कहते हैं, ठीक है। और करियोल का क्या मैंने बताया था कि जब पिजन जो होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज बन जाए, ठीक है, स्पीकर्स की, पहले तो क्रिएट की गई थी इमीडिएट पर्पस के लिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर ये यूज़र्स की फर्स्ट लैंग्वेज बनने लग जाए, अगर जनरेशन इसको मदर टंग के तौर पर अडॉप्ट करने लग जाए तो फिर वो करियोल बन जाता है, ठीक है। तो इस सारे टॉपिक में यही बात कवर की गई है, ठीक है। आप लोगों ने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब पिजनाइजेशन किसे कहते हैं? ऐसा प्रोसेस कि जिसमें पिजन क्रिएट की जाए, ठीक है। पिजनाइजेशन है ना, तो इट मीन्स किसी प्रोसेस की बात आ रही है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें पिजन क्रिएट किया जाए, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पिजन इज कॉल्ड पिजनाइजेशन, ठीक है। तो आप लोगों ने पिजनाइजेशन की ये बात याद रखनी है। और ये क्यों बना था, कहाँ से आया था, ये बताया गया है कि जब भी ये मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई हुई है कि स्लेव्स को ख़रीदा जाता था अफ्रीका से और काम के लिए यूरोप में और इन ममालिक में जो है फ़रोख्त किया जाता था और बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। आपने यह सारी स्टोरी जो है वो पढ़ी होगी लेसन 4 में, ठीक है। तो उसी में बताया गया है कि कम्युनिकेशन वाज नीडेड बिटवीन स्लेव मास्टर एंड स्लेव। तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए पिजनाइजेशन की काफ़ी ज़रूरत थी, तो उस पर्पस के लिए भी ये प्रोसेस यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर यही कवर किया गया है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ पिजनाइजेशन टॉपिक 33 जो है वो, इसमें इसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि ये इसकी सिंप्लीफाइड ग्रामर होती है, चंद वर्ड्स होते हैं, लेस मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है। या आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आई होप सो कि अगर आप लोगों ने लेसन पहले कवर कर लिया तो आप लोगों को पता होगा, ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके फीचर्स में बताया गया है कि ये कोई नेटिव स्पीकर्स हैज़ नो नेटिव स्पीकर्स, के इसके कोई नेटिव स्पीकर्स नहीं होते, ना ये किसी की फर्स्ट लैंग्वेज होती है। जैसे कि आप लोग पीछे पढ़ के आए कि इमीडिएट पर्पस के लिए जो है वो क्रिएट की जाने वाली लैंग्वेज के कैसे स्पीकर्स हो सकते हैं नेटिव स्पीकर्स, ठीक है। ये नेटिव स्पीकर्स तो करियोल लैंग्वेज के होते हैं ना, तो यही वाले इसके फीचर्स हैं, आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा। अब एक 34 है, इसमें प्रोसेस ऑफ करियोलाइजेशन है, ठीक है। व्हाट इज़ करियोल एंड करियोलाइजेशन? करियोल का आपको पता है कि जब पिजन जो होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज बन जाए यूज़र्स की तो उसको हम करियोल कहते हैं, ठीक है। और करियोलाइजेशन किसे कहते हैं? पिजन टर्न इनटू करियोल। तो इस वाले प्रोसेस को, इस सारे प्रोसेस को हम करियोलाइजेशन कहते हैं, ठीक। इसके अलावा इसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि इसकी लार्ज वोकेबलरी होती है, एज मोर कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रिसोर्स दैन पिजन, ठीक है। यानी कि एक मदर टंग बन गई है तो ऑब्वियसली बात है कि उस लैंग्वेज का फिर एक स्ट्रक्चर आ गया है, फिर एक लार्ज वोकेबलरी आ गई है, तो इसको हम करियोलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। बाकी इसमें ये इसकी एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि व्हाट इज़ इट, ये तो पढ़ाया नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोसेस ऑफ करियोलाइजेशन में अगेन बताया गया है पोस्ट करियोल कंटिनम का प्रोसेस, डी करियोलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया गया, बेसिलेक्ट, एक्रोलेक्ट, मीजोलेक्ट। मैं आप लोगों को एक एक करके सब क्लियर करती हूँ। देखें, पहले पोस्ट करियोल कंटिनम से हम पहले डी करियोलाइजेशन पढ़ते हैं। अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें करियोल जो होता है वो डोमिनेंट लैंग्वेज बनने की तरफ मूव करे, ठीक है, तो इसको हम डी करियोलाइजेशन कहते हैं। आप लोगों को पता है कि हर चीज़ जो होती है वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है ना, तो ऐसे ही करियोल लैंग्वेज एक डोमिनेंट लैंग्वेज बनने की कोशिश करे, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनने की कोशिश करे, इसको हम डी करियोलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, अब पोस्ट करियोल कंटिन्यूम किसे कहते हैं, ठीक है। जब करियोल बन गई है तो उसके बाद जो डिफरेंट वैरायटीज़ बनती है ना करियोल से, ठीक है, जैसे कंटिन्यूम है ना, एक तसलसल है, तो फिर करियोल की जितनी भी वैरायटीज़ बन रही हैं उसको हम पोस्ट करियोल कंटिन्यूम कहेंगे, ठीक है। पिजिन से जो करियोल की वैरायटी बनती है ना उसको हम बेसिलेक्ट कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए बेसिलेक्ट है ना, तो आप कह सकते हैं कि एक एक्सट्रीम पर एक बेसिक करियोल वैरायटी बने उसको हम बेसिलेक्ट कहते हैं, ठीक है। और जो अदर एक्सट्रीम पर इसकी वैरायटी बने जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज
के करीब होती चली जाए, इसको हम एक्रोलेक्ट कहते हैं, ठीक है। शिफ्ट टूवर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। एक एक्सट्रीम पर एक बेसिक क्रियोल वैरायटी बनी है, ठीक है, जिसको हम बेसिक लेक्ट कह रहे हैं, ठीक है, बेसिलेक्ट कह रहे हैं, और जो अदर एक्सट्रीम पर बनने लगी है जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज के करीब हो रही है, इसको हम एक्रोलेक्ट कहेंगे, ठीक है। ये सारी वैरायटीज़ है ना, ये एक प्रोसेस है डीक्रियोलाइजेशन का, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्रियोल लैंग्वेज डोमिनेंट लैंग्वेज बन रही है, ठीक है, वो बनने की तरफ मूव कर रही है। तो ये एक पोस्ट क्रियोल कंटिनम हो गया। अब इस कंटिनम में क्या होता है कि एक एक्सट्रीम पर एक बेसिक क्रियोल वैरायटी बनी है जिसको हम बेसिलेक्ट कह रहे हैं, ठीक है, और अदर एक्सट्रीम पर वो वैरायटी बन रही है जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज के क्लोज हो रही है, ठीक है, तो उसको हम एक्रोलेक्ट कहते हैं। और इसके जो दरमियान की एक इंटरमीडिएट वैरायटी होती है ना, इसको हम मीजोलेक्ट कहते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि व्हाट इज पोस्ट क्रियोल कंटिन्यूम, कि जो एक तसलसल होता है ना जिसमें क्रियोल की वैरायटीज डिफरेंट वैरायटीज बनती चली जा रही हैं, उसको हम पोस्ट क्रियोल कंटिन्यूम कहते हैं। अब यहाँ पर हाइपर क्रियोलाइजेशन, हाइपर से आपको पता चलना चाहिए कि अग्रेसिव रिएक्शन जो होता है ना अगेंस्ट द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑन द पार्ट ऑफ क्रियोल स्पीकर्स, तो उसको हम हाइपर क्रियोलाइजेशन कहते हैं। और इसके बाद रिक्रियोलाइजेशन के डेलिबरेटली रिक्रियोलाइज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज को जानबूझ के दोबारा दोबारा रिक्रियोलाइज किया जाए तो उसको रिक्रियोलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। होप्स हो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स पता चल गए होंगे। वैसे तो उस वीडियो में आप जिस तरह इंग्लिश पढ़ें आप लोगों को वैसे भी कॉन्सेप्ट्स पता चल जाते हैं, लेकिन आई थिंक अब मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जब आप दोबारा इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छे काफ़ी इजी था, ठीक है। अब आप लोगों को फीचर्स का भी पता चल गया कि पिजन लैंग्वेज की कोई प्रोमिनेंट ग्रामर नहीं होती और ना ही इसके कोई नेटिव स्पीकर्स होते हैं, लेकिन इससे ऑपोजिट जो प्रोसेस होगा वो सारा क्रियोल में होगा, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई हो। मिड टर्म आने वाले हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्विज जो होते हैं वो इनसे रेलेवेंट आते हैं। तो अगर आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट्स होंगे तो आप लोग अच्छे से जो है वो अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।